नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट इतिहास विषय में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी एक सीरीज का ही अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दिसंबर 2015 के प्रथम 25 प्रश्न यानी प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित 25 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे 25 प्रश्न यानी कि मध्यकालीन व आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित उसका अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम सरल से सरलतम हिंदी भाषा में तुरंत आपके पास मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 25 प्रश्नों तक अध्ययन हमने कर लिया था, तो आज हम 26 नंबर प्रश्न से अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है, ये हमारा सवाल है। तो आपको हम बताएं कि मुगल कालीन प्रत्येक सूबा प्रशासनिक सुविधा हेतु अनेक इकाइयों में बटा था, जिन्हें सरकार की संज्ञा दी गई थी। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में बांटा गया था। इन परगनों में जिला या दस्तूर बनाए गए थे। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या डीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी मोटी बस्तियां होती जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के समय परगना व सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया। किसके बीच? परगना व सरकार के बीच, जिसे चकला कहते थे, जिनके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। सरकार की संख्या को भी बनाए रखा गया। अकबर के समय में सूबे के प्रमुख सिपह सालार सूबेदार भी कहा जाता था। बाद में उन्हें निजाम कहा जाने लगा। मतलब सूबे के प्रमुख को अकबर के समय सिपह सालार भी कहा जाता था, बाद में उन्हें निजाम कहा जाने लगा। तो ये जो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प डी सही जवाब है कि चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं, इसके में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 27 नंबर प्रश्न हमारा है। खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। बिल्कुल सही कथन है। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी और ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसको बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, ये भी होता था। और साथ में जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी। ये कथन गलत है, होती थी। ये हमारा मतलब कि सही नहीं होगा यही कथन। और मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, बिल्कुल सही कथन है। ये तीनों कथन सही है, बस ये मतलब कि विकल्प नंबर 3 गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? मतलब ये पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई वस्तु जो कि मुगल उसको आश्चर्य मान लिए। तो आपको मुगल शासकों के बारे में ये पता होगा, कौन से मुगल शासक किस में हुए थे। इसका मैंने एक ये बताया था आपको, भज शाह। बहुत आसान है, BHAJSH, आसान है। मतलब बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुख्य शासक थे। उसके बाद फिर तो एक सिलसिला शुरू हो जाता उत्तरकालीन मुगल शासकों का। तो इसमें आपको बताएं कि जहांगीर के बारे में कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर को शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहांगीर को हम न्याय की जंजीर के लिए याद करते हैं। साथ ही न्याय की जंजीर के लिए सल्तनत काल में कौन थे? याद कीजिए, इल्तुतमिश। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शाहजादा खुसरो की मदद करने का मौत की सजा दी थी। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी लिखी थी। इसी के शासनकाल में अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार आया था, जिसे व्यापारिक अनुमति नहीं मिली। पर जब सर टॉमस रो के नेतृत्व में इस व्यापारिक मिशन दूसरा जब आया भारत, तो उसे व्यापारिक अनुमति मिल गई। अंग्रेजों द्वारा जहांगीर को समुद्री कोयला यानी कि सी कोल पेश की गई, जो मुगलों के लिए आश्चर्य था। समझ गए? जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई।
तो जो इसका उत्तर हो जाएगा कि आश्चर्यचकित कर दिया, तो आश्चर्यचकित करने का काम समुद्री कोयला सी कोल ने किया था। मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दे तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। तो ये जो वर्णन है मानुकी साहब का, ये इजारादारी के बारे में वर्णन है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? मोरलैंड ने मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार अराजी के आधार पर लगाया है। बिल्कुल सही है कथन। मोरलैंड ने दक्कन और दक्षिणी भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया, यह भी कथन सही है। अशोक वी देसाई ने मुगल कालीन भारत की आबादी का अनुमान साल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया है, यह भी कथन सही है। और ये जो बोल रहा है किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या को मोरलैंड के आंकड़े को सुधार कर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया, ये कथन गलत है। बाकी सारे के सारे सही है। नोट्स में तीनों ऊपर वाला पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वो अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था, जिसका प्रबंधन मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब जो है सो इधर उधर अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत में और विभिन्न जगहों पर फैलाने के कारण वो अपने मूल साम्राज्य पर ध्यान नहीं दे पाया और किसी शहजादे की सलाह की भी उसने परवाह नहीं की। वो खुद अपनी सुनता था, किसी की नहीं सुनता था। इसी कारण उसको जब मृत्यु जब उसकी हुई तो उसके बाद जो है सो मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो और कुछ हम जाने तो इस हिसाब से ये जो विचार है औरंगजेब के बारे में, तो ये विचार जो है ये हमारे सतीश चंद्र महोदय का है। बड़ी प्रसिद्ध इतिहासकार है, मध्यकालीन भारत भाग 1 भाग 2 के रूप में ये लिख चुके हैं। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, बिल्कुल सही कथन है। औरंगजेब ने 1683 ईस्वी में यह आदेश जारी किया कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फातिहा के पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। मतलब 2000 से नीचे के स्तर के मनसबदार जो होते थे उनको छुट्टी लेने के लिए फातिहा पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा, ये आदेश औरंगजेब ने जारी किया था, ये भी कथन सही है। औरंगजेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों को पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भी कथन सही है। और बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधे पर शाल लपेटकर उपस्थित होना होता था, तो ये कथन गलत है। आपको थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में बता दूं कि औरंगजेब का जन्म नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। 1634 ईस्वी में इसे 10,000 जात व 4,000 सवार का मनसब दिया गया। शिवाजी ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब के आगरा दरबार शिवाजी पहुँचे थे, परंतु कैद कर लिए गए। पर फिर क्या हुआ कि वो टोकरी में बैठ के वहाँ से निकल लिए। 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया था और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था। कहाँ ऐसा स्कूल विकसित हुआ जिसे मिफ्ता उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? तो ये जो स्कूल विकसित हुआ था, ये विकसित हुआ था आपको मालवा में विकसित हुआ था। आपको बताओ कि मिफ्ता उल फुजाला है, ये फारसी भाषा का शब्दकोश है। ये मालवा में लगभग 1460 ईस्वी में संकलन किया गया था। इसमें कई चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें कि एक चित्र में चरखे का फ्रेम से लगे हत्थे से घुमाता हुआ दर्शाया गया है। आपको अगर मध्यकालीन भारत में तकनीकी का विकास
कैसे हुआ, चरखे का इतिहास क्या रहा, या ये जो मिफ्ता उल फुजाला जैसे शब्दकोश की जो चर्चा है, ये सारा डिटेल अगर आपको चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे सर्च करें हिस्ट्री विथ विवेक। ये चैनल आप सर्च करें कैपिटल में, हिस्ट्री गैप विवेक। इसके बाद आपको वहाँ पे आपको ढेरों पीडीएफ मिल जाएंगे। ये तकनीक वाला, विकास वाला चरखा और इस सब से रिलेटेड वाला क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्ज़ाम में। तो इससे और भी ढेर सारे पीडीएफ जो कि अभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सब लॉकडाउन में किसी बहुतों के पास किताब उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास ढेर पीडीएफ है, जिससे कि आप अपने लॉकडाउन में अपने एग्ज़ाम को आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रख सकते हैं। और फिर तो हमारा चैनल है ही। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली कंपनी 1498 में आई थी और इसका नाम हम बताए आपको एस्तादो द इंडिया। फिर डच 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका वैसे असली नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। फिर अंग्रेज 1608 ईस्वी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेड इनटू ईस्ट इंडीज। और डेनिश 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में नाम था कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस। वैसे ये आगमन काल है इस हिसाब से, तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा, ACBD। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में काउंट द लैली, यानी कि काउंट दिलाली, इसको लिखते हैं काउंट द लाली, के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। काउंट दिलाली आपको बताओ कि ये मतलब कि फ्रांसीसी था, तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसके बारे में जानने से पहले तृतीय कर्नाटक युद्ध को जान लेना चाहिए, जो कि 1756 से 63 के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी प्रभाव समाप्त करने हेतु लाली को विशाल सेना के साथ भारत भेजा गया अप्रैल 1758 ईस्वी में, और जून 1758 ईस्वी में उसने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के दक्षिण स्थित अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड पर विजय पा लिया, तंजौर का घेराव किया और वह भारी धन वसूली हेतु लंबा डेरा डाला। स्थिति का लाभ उठाते हुए इतने में अंग्रेजी फौज बंगाल से यहाँ पहुँच गई, और तो लाली ने तंजौर से घेरा उठाया और मद्रास को घेर लिया। सेनापति बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया, जो उसकी भारी भूल सिद्ध हुई। अंग्रेजी कर्नल फोर्ड द्वारा उत्तरी सरकार पर कब्जा, जिससे घबराकर निजाम सलावत जंग अंग्रेजों से मिल गए। तो ये काफ़ी बड़ी असफलता थी। आरसी मजुमदार ने लिखा, इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य को सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया। 1759 ईस्वी में सर आयरकुट मद्रास पहुंचा अंग्रेज था, और 1760 ईस्वी में बंडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने विजयोपरांत सन 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया। मालसेन लिखते हैं, इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया। तब अंततः पेरिस की संधि हुई 10 फरवरी 1763 ईस्वी को। चंद्रनगर को छोड़कर से सभी क्षेत्र जो 1749 ईस्वी में फ्रांसीसियों के पास थे लौटा दिए गए। शर्त यह थी कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। अतः फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बन के रह गई। तो ये जो हमारा 35 नंबर प्रश्न है, इसमें हम अगर गौर करें तो इसमें जो पहला कथन है कि घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का निर्देश किया, बिल्कुल गलत है। भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना पड़ा। नहीं, ये स्थिति ऐसी आ गई थी, इसको भेजा गया, ये सभी कोई नहीं था। और तीसरा, भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना, ये उद्देश्य था। और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। ये भी मतलब काउंट डी लाली के सैन्य अभियान से संबंधित है। तो ये जो हमारा फोर्थ विकल्प है, सी और डी, ये सही है। अब हम फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी? आपको बताओ, ये बेसिन की संधि हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और मारी क्विस ऑफ वेलेजली के बीच।
31 दिसंबर 1802 ईस्वी में भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। यह मराठा महासंघ तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसके फलस्वरूप 1818 ईस्वी में पेशवा के पश्चिमी भारत के क्षेत्रों का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी समय मराठा महासंघ 1800 ईस्वी में पेशवा के मंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद उत्पन्न मतभेदों से जूझ रहा था। सैनिक सरदारों दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर ने अपनी अनुशासित सेनाओं के बल पर पेशवा की गद्दी के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। अक्टूबर 1802 ईस्वी में होलकर ने सिंधिया व पेशवा को पराजित किया तथा धर्म भाई को पूना की गद्दी पर बैठाया। बाजीराव द्वितीय भागकर यही बसाई चला गया तथा अंग्रेजों से मदद की गुहार कर दी, तो दोनों में संधि हो गई। यही बेसिन की संधि 1802 में। संधि के तहत पेशवा अंग्रेजों की सेना की 6 बटालियनों का खर्च वहन करने को राजी हुआ, जिसका खर्च उठाने के लिए एक इलाका प्रत्यर्पित। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्तें भी मान ली गई। बदले में आर्थर वेलेस्ली ने मई 1803 ईस्वी में पेशवा को पुनः वापस दिला दिया। तो ये हमारा प्रश्न था। 37 नंबर प्रश्न, 1832-33 ईस्वी के कोल जनजाति के विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? ये 1832-33 ऐसे यूजीसी माना है, लेकिन आपको मैं बताऊँ शेखर बंदोपाध्याय साहब प्रामाणिक इतिहासकार है, तो वो 1831-32 मानते हैं कोल विद्रोह का। तो वो लिखे अपनी पुस्तक में 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल जनजाति का विद्रोह भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। और आगे मैं डिटेल आपको बताऊँ अन्य डिटेल जो कि कई सारे जगहों से मैंने आपके लिए जुटाया है कि इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंध असंतोष था। मतलब इस विद्रोह जो हुआ था कोल विद्रोह, इसका मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। वास्तव में यह मुंडो का विद्रोह था, जिसमें हो जनजाति का नाम है, इसमें होज दिया हुआ है, वैसे हो जनजाति होगा। हो, उराव व अन्य जनजाति शामिल थे। हो व मुंडो लोगों पर ही परंपरागत रूप से ग्राम प्रशासन व लगान वसूली की जिम्मेवारी होती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों को दे दी और जमींदारों सबको। तो ये जमींदार अपने रैयतों से अनाप शनाप कर वसूलते थे, जिससे वहाँ के निवासी कोलों में असंतोष बढ़ने लगा। परंतु कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण छोटा नागपुर के महाराज भाई हरनाथ सिंह द्वारा इनकी जमीन छीनकर अपने लोगों को सौंप दिया जाना था। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिम से फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, विनोद राय, सिंह राय एवं सुरगा मुंडा। बुद्धो भगत एवं उनके परिजनों के साथ इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए। सिंह राय, विनोद राय एवं दुर्गा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः 19 मार्च 1835 ईस्वी को उन्हें अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये जो 37 नंबर प्रश्न है, ये इसका सी विकल्प सही है। भील यानी कि चुआर, हो और मुंडा ये सब इस विद्रोह में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? विलियम कैर, मॉन्ट लाम्बर्ट, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड। तो इसमें आपको बताऊं कि मॉन्ट लाम्बर्ट जो था वो ये बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था। सबसे पहले ईसाई संस्था में जेसुइट सोसाइटी के सदस्य भारत आए थे और दक्षिण आर्कोट के कुलाडोर नामक स्थान में पहला लोक हितैषी प्रोटेस्टेंट मिशन की स्थापना करने का श्रेय किर्नेंडर को है। प्रारंभिक मिशनरियों में कैरी, वार्ड व मार्समैन प्रमुख थे। 1799 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना हुई। इसके बाद बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी और स्कॉट मिशनरी सोसाइटी जैसी संस्था खुली। विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड बैप्टिस्ट मिशनरी के समुदाय से थे। भारत में ईसाई मिशनरियों ने समाज सुधार व शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। 1830 ईस्वी में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में एक अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1849 ईस्वी में बेथुन द्वारा कलकत्ता में बालिकाओं के लिए अंग्रेजी स्कूल खोला गया। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? दयानंद सरस्वती
का जन्म 1824 ईस्वी कठियावाड़ में हुआ था। सर्वप्रथम इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड का विरोध आदि का विरोध किया और वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। यानी कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सर्वेश्वरवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, पर गायों के प्रति पूज्य भाव का विरोध नहीं किया। ये इसके समर्थक थे। गोरक्षा आंदोलन चलाया था। तो इसलिए इसका विकल्प 4 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं था? प्राच्यविद मतलब प्राचीन। प्राच्यविद देखिए कि मतलब कि दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो प्राचीन भारत के वैदिक शिक्षाओं, वैदिक जो धर्म ग्रंथ है उन शिक्षाओं का समर्थक और जो उनको खोज निकालने का कार्य आरंभ किए, सारे ओरिएंटलिस्ट प्राच्यविद कहलाए। पर इससे पहले आपको बताओ कि 1800 इसके बाद ही 1835 में मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई, उससे पहले दो गुटों में बात चल रही थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की जाए या यह प्राच्यविद शिक्षा पद्धति लागू की जाए। तो दो गुट था। एक था यही प्राच्यविद का, जिसमें H.T. कोलब्रुक, विलियम कैरी व जेम्स प्रिंसेप सभी शामिल थे। 1835 ईस्वी में मैकाले की शिक्षा नीति आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। एक तरफ प्राच्यवादी थे। कौन कौन? विलियम जोन्स प्राच्यवादी, फिर उसके बाद और मैं बताऊँ कि जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस और H.H. विल्सन, ये सब प्राच्यवादी थे। दूसरी तरफ पाश्चात्य यानी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे T.B. मैकाले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्डरफोर्स। यानी कि ये जो चार्ल्स ग्रांट है ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, पर इन्हीं लोगों की चली। प्राच्यविदी कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसेप, इन लोगों की नहीं चली। तो अंततः क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ही लागू हुई। T.B. मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का घोर विरोधी था। उसने कहा था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत व अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। तो अगर आप में प्राच्यवादी में आपको H.T. कोलब्रुक, विलियम कैरी और जेम्स प्रिंसेप, इसके अलावा आपके प्राच्यवादियों में शामिल थे, जिसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो विलियम जोन्स इसमें नाम नहीं दिया है, वो आप नोट कर सकते हैं। और फिर H.H. विल्सन नोट कर सकते हैं, ये प्राच्यवादी थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न हमारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण का सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बताऊं कि भारत में सर्वप्रथम धन की निकासी के सिद्धांत या निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णित किया, जो वैसे 1878 में प्रकाशित हुई थी ओरिजिनली, पर वास्तविक रूप से 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया बताया और इनके एक अन्य अनुमान के अनुसार 1883 से 92 ईस्वी के बीच 1883 से 1892 ईस्वी के बीच अवधि में 35 करोड़ 90 लाख पाउंड की यहाँ से निकासी हुई थी। तो ये जो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण का सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? तो भारत से एक तरफा धन का निर्यात हो रहा था। आपको बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, तो वो क्या करती थी कि मतलब कि वो जो उनको पास मिला हुआ था कि भाई आप व्यापार कीजिए और आपको कर नहीं लगेगा, मात्र 3000 रुपया लेके वो जो फर्रुख सियर के समय में दस्तक का अधिकार दे दिया गया था, तो इसका गलत उपयोग कर रहे थे। वो भारतीय व्यापारी सबका भी माल अपने में रख लेते थे और अपना लेबल लगा देते थे, जिससे भारतीय व्यापारी से उनको घूस मिल जाता था और भारत सरकार को इससे हानि हो रही थी, टैक्स नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ ये लोग निजी व्यापार भी करते थे, जितने ईस्ट इंडिया के कर्मचारी थे, और वो सारा पैसा वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो यानी कि जैसे भी हो, और ऊपर से जितना कर वसूलते थे, जो भी वसूलते थे, सब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी सारा फ़ायदा इंग्लैंड भेजती जा रही थी। मतलब भारत में जो टैक्स वसूला जा रहा है, भारत में जो व्यापार किया जा रहा है, तो फ़ायदा भारतीय लोगों को मिलना चाहिए ना। लेकिन सारा टैक्स, हर चीज़ अंग्रेज़ों के पास इंग्लैंड जा रहा था। तो भारत से एक तरफा क्या हो रहा था? धन का निर्यात हो रहा था, ठीक, धन का निष्कासन हो रहा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 42 नंबर प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है।
परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली कहाँ थी? आपको महाराष्ट्र में स्थापित हुई। कायस्थ सभा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, सरीन सभा पंजाब में, और एक बच गया श्री नारायण धर्म परिपालन सभा। तो ये आपको सब जानते हैं, नारायण गुरु द्वारा वो केरल में स्थापित हुई थी। तो ये जो हमारा 42 नंबर प्रश्न है, इस हिसाब से इसका हम देखें तो विकल्प ए सही जवाब होगा। 2 4 1 3। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। मतलब उपनिवेशवाद के अंग्रेजों के कारण हमारी सभ्यता कुछ बेहतर हुई है। तो ये कथन सही है, कुछ लोगों का मानना था, बिल्कुल। और समाजवादी आंदोलन के कुछ लोगों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और फिर सही व्याख्या भी है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न जो हमारा कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रहीमतुल्लाह सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सैयद मोहम्मद। तो ये सारे के सारे जो है ये सब मुसलमान अध्यक्ष हैं और इन सब की बात की गई है। तो इसमें देखिए रहीमतुल्लाह सयानी और बदरुद्दीन तैयब जी, तो इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा बदरुद्दीन तैयब जी का आएगा। ये 1887 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ये कब? 1887 ईस्वी में। और रहीमतुल्लाह सयानी साहब है तो 1896 में कलकत्ता में ये किए थे। रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसी अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक। अब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, इससे पहले आ जाएंगे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। ये 1913 ईस्वी में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इनका पूरा नाम था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1945। तो इस हिसाब से 44 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ये जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? तो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था कैबिनेट मिशन के बाद किया गया था कि मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और मई में उसने अपनी योजना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने रखी। इस योजना के अंतर्गत एक दुर्बल केंद्रीय सरकार, शक्तिशाली प्रांतीय सरकारों तथा उनके आपस में मिलने की संभावना, एक संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार के निर्माण की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु कांग्रेस ने केवल इसके एक भाग अर्थात संविधान सभा के निर्माण को ही स्वीकार किया। लीग ने इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। बंगाल, बिहार व पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। सितंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और लीग इसमें शामिल होना स्वीकार की और 5 सदस्य उसके सरकार में शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में लीग ने शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस इसे संविधान निर्माण करने हेतु पूर्ण शक्तिशाली सभा माना। तो ये जो हमारा 46 नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प सी हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रखने की इच्छा व्यक्त की थी? तो जून 1947 में ही भोपाल, त्रावणकोर, कश्मीर व हैदराबाद जैसे बड़े रजवाड़ों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी। 15 अगस्त 1947 के बाद सरदार पटेल व उनके सहयोगी वीपी मेनन के बल प्रयोग द्वारा, यानी कि उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा सभी रियासतों को एक कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय प्राप्त है। अक्टूबर 1947 में कश्मीर और सितंबर 1948 में हैदराबाद। तो हमारा जून 1947 की बात कर रहा है, तो स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी भोपाल, त्रावणकोर, कश्मीर व हैदराबाद ने। तो इसमें विकल्प के अनुसार हमारा विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, त्रावणकोर व भोपाल। लेकिन 2 और नाम हमने आपको बताया है जो कि आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, कश्मीर व हैदराबाद। सबल्टर्न स्कूल एक विशिष्ट कथन
सबल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो लिखा गया था प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, ये आपको रंजीत गुहा साहब के द्वारा लिखा गया था। 49 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने माना, जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी। डार्विन का जैव विकासवाद आपने बचपन में 8th में बायोलॉजी में 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के इस नियम की खोज की थी। तो मार्क्स ने मानव इतिहास के इस नियम की खोज की थी। ये मार्क्स की जो तारीफ है ये किया है उनके दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स ने। नंबर 1 विकल्प। 50 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मतलब भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विरोध में शुरू हुआ उसके बारे में बोल रहा हूँ। इसमें व्यग्रता के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। बिल्कुल, इसमें राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई थी भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में कि भारत मतलब कि हम जो है सो प्राचीन काल में श्रेष्ठ थे। भारत माता की जो खोज की गई कि सभी इसके अंतर्गत एक झंडे के अंतर्गत अपनी माता भारत माता को बाद में जो जंजीरों में दर्शाया गया, तो इस सब से क्या हुआ था, भारत माता का पहला चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो ये सब इस सब से क्या हुआ था कि जंजीरों में दर्शी हुई माता को देख के लोग मतलब कि आकर्षित हुए थे इसके प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति कि हम लोग हमारी माता जंजीरों में जकड़ी गई है अंग्रेज़ों के कारण, तो अंग्रेज को हमको देश से भगाना चाहिए, हमारे देश के लिए गलत है। मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। तो इसमें ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो हुआ था औपनिवेशिक के विरोध में, तो इसमें व्यग्रता के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई थी। बिल्कुल सही है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, बिल्कुल गलत है। इसमें तर्क के बदला भावनात्मक दृष्टिकोण से काम लिया गया था क्योंकि लोगों की भावनाएं जगाना इसका उद्देश्य था। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथे हनन नहीं हुआ। ये हनन हुआ था क्योंकि वस्तुनिष्ठता पर अगर हम पूरा जाते तो शायद लोगों को जगाने में, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ करने में बड़ी मुश्किलात पेश आते। इसलिए हम लोग ये सी कथन जो है ये गलत है। प्राचीन अतीत की महिमा मंडन किया गया। बिल्कुल, प्राचीन भारत के महिमा मंडन किया गया। प्राचीन भारत में स्वर्ण काल की परिकल्पना की गई और माना गया कि ये जो अंग्रेज आए हैं उसी के बाद भारत में ये अवनति शुरू है। भारत में पहले एकदम बढ़िया शासन था, सभी को न्याय प्राप्त था, सब सब सुखी और खुशहाल थे। स्त्रियों के बारे में भी जो अवधारणा पेश की गई थी एस अल्तेकर साहब के द्वारा प्राचीन भारत में स्वर्ण काल वाली। तो ये जो ए और डी विकल्प है भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, ये से संबंधित ये सही है। तो इस तरह से हमने आज दिसंबर 2015 के का सारे प्रश्नों को समाप्त किया। तो आज हमने मध्यकालीन व आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित उनके उत्तरों का अध्ययन किया। जो लोग यहाँ पे पहली बार आए थे वीडियो में वो बहुत मज़ा आया होगा आज के वीडियो में। और आपको बताओ कि हम इतिहास के ऐसे अनेक प्रश्नों पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर का सीरीज आपके हमारे चैनल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ आप जाइए और देखें, वहाँ करीब आपको 500-600 परीक्षोपयोगी प्रश्न एकदम व्याख्या के साथ रखे हुए। वहाँ जाए और अपने इतिहास विषय के तीनों पार्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, सबका एकदम अच्छे से रिवीजन करें। साथ ही में आप यूजीसी नेट पेपर 1 के हिंदी भाषा में एकदम आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में आप वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे अनुसंधान अभिक्षमता का, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसा टॉपिक या टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा टॉपिक या नंबर सीरीज जैसा टॉपिक, तो इन सब के आसान भाषा में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट की ओर रुख करें। वहाँ आपको पेपर 1 के अनेक वीडियो मिल जाएंगे जो कि एकदम आसान भाषा में। हम जानते हैं कि हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के साथ खासकर पेपर 1 में रिसर्च या टीचिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हिंदी में वो प्रश्न देखते हैं उनको समझ में नहीं आता रहता है, कितने हार्ड वर्ड दिए हुए हैं। तो हमने उसको एकदम आसान भाषा में हर एक टॉपिक को क्लियर किया है एमसीक्यू के माध्यम से।
स्पेशली अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपका दिमाग घुमा देता है। उस पर हमने अच्छा काम किया है, 8 पार्ट में बना चुका हूँ। आप जाके देखिए उन 8 पार्ट को और नोट्स में ऐड कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको वो सब देखने के बाद आपको कोई, आप जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उल्टा के देखेगा तो आपको कोई समस्या आने वाली है। कोई समस्या शायद ही आपके सामने आए। तो इस तरह से आपको मैं बताऊं कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे ध्यान दें। अगर आपको जेआरएफ करना है तो आप दोनों पेपर पे बराबर ध्यान दें, तभी आप जेआरएफ कर पाइएगा। और ये जो लॉकडाउन के कारण हमें जो समय मिला है, तो आप इसे आपदा नहीं, इसे अवसर मानिए, क्योंकि ये अवसर है हमें जेआरएफ के लिए। हमको 2 महीना 1 महीना ज़्यादा मिल गया। तो सभी लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और आपदा को अवसर में बदले अपने मेहनत से और अपने समर्पण से। वो कहते हैं ना कि माना कि कोरोना के कारण इस दुनिया में अंधेरा घना है, माना कि कोरोना के कारण इस दुनिया में अंधेरा घना है, पर अपने लक्ष्य यानी कि जेआरएफ के लिए आगे बढ़ना कहाँ मना है। हाँ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए थे लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 इतिहास के वीडियो एकदम सरल से सरलतम हिंदी भाषा में तुरंत मिल सके। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अपने प्रसिद्ध नारे, अब की बार जेआरएफ पर वार। धन्यवाद।